नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हमसफ़र एकेडमी पर। आज हम लोग उपस्थित हैं एक नया फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर। आज से लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से थोड़े अपर लेवल के होंगे। क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। जो टॉपिक पढ़ें वो सभी टॉपिक्स आप सभी लोगों को क्लियर होते जाएं। तो फटाफट से सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके सभी साथी भी जुड़ जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी लोगों को हो सके। तो प्रैक्टिस सेट 11 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नाइट्रोजन के लिए असत्य कथन है, यानी कि नाइट्रोजन कैपिटल N एटॉमिक नंबर 7 यह एक अधातु तत्व है। यह बिल्कुल कथन सत्य है, यह एक अधातु तत्व है। इसका आकार छोटा होता है, यह कथन भी सही है, क्योंकि यह नाइट्रोजन जो है वह 15 ग्रुप से समूह नंबर 15 से बिलोंग करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। तो इन ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट है, इसलिए साइज में कैसा है, स्मॉलर है। ये भी बात सही है। इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, जी हाँ। इसके बाद 16-17 ग्रुप आते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन आता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, उससे थोड़ी सी कम नाइट्रोजन की है, यानी कि नाइट्रोजन भी विद्युत ऋणात्मकता रखता है। उसके बाद है बॉन्डिंग के लिए इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। यही कथन असत्य है। क्यों नहीं है? अगर 7 है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि इसके पास आगे d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2 में केवल 3 इलेक्ट्रॉन तक जाता है और 2 ऑर्बिटल यानी कि दूसरी सेल में 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। 2, 2, 4 और 1 7 हो गए, यहीं पे 4 और 3 7। तो इसके पास डी कक्षक है ही नहीं जिससे वो बॉन्डिंग कर सके। तो यही बात गलत लिखी हुई है बच्चों। क्या बॉन्डिंग के लिए इनके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं? बिल्कुल गलत जवाब है। इसके पास रिक्त डी कक्षक होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक है, एक फर्टिलाइजर है जिसको हम लोग नाइट्रोलिम के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित के प्रयोग से बनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों जानो कि नाइट्रोलिम का फॉर्मूला क्या है, CaCN2, यह आपका नाइट्रोलिम है। तब इन्होंने पूछा है कि किसके प्रयोग से बनाया जाता है, CaCN2 प्लस N, CaC2 प्लस N2, CaO प्लस N2, CaC प्लस N2। तो बच्चों क्या होता है, कैल्शियम के कार्बाइड यानी कि CaC2 प्लस नाइट्रोजन, इन दोनों के एडिशन से प्राप्त होता है नाइट्रोलिम। CaCN2 प्लस इसके साथ कार्बन शेष बचता है, यह बैलेंस रिएक्शन है। तो उन्होंने पूछा नाइट्रोलिम किसके प्रयोग से बनता है, तो CaC2 यानी कि कैल्शियम के कार्बाइड और नाइट्रोजन के एडिशन से नाइट्रोलिम प्राप्त होता है, यानी कि CaCN2। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में वह जिसके लिए गलनांक उच्च होता है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, स्टेनस के लिए, कार्बन के लिए, लेड के लिए या सिलिकॉन के लिए। तो कार्बन जो है, कार्बन का अगला अपर रूप क्या है, हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, डायमंड। डायमंड क्या है, ग्रेफाइट भी कहते हैं, वह भी C है, डायमंड भी C है। इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाइयर है, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो कार्बन के अणु हैं एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ संकलित रहते हैं, और डायमंड के अंदर जो कार्बन है वह चतुष्फलकीय रूप में संकलित होता है। तो संकरण sp3 है, डायमंड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इन 4 ऑप्शंस में से डायमंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समूह 13 के तत्व दिए गए हैं, सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। क्या होता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यह ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट दिए हैं।
जब कभी भी आप ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चों तो याद रखेंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साथ इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इस तरीके से होता है। तो यहाँ बोरान तो दिया नहीं है, कंपेयर करना है इन 4 के साथ। क्या होता है इसमें, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और इंडियम के बीच पूछा है सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला। तो अगर ऊपर से इस क्रम से जाएंगे तो छोटा साइज होना चाहिए किसका, एल्यूमिनियम का, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसमें वास्तव में क्या होता है कि इन दोनों में इसका साइज जो है छोटा और गैलियम का साइज कैसा होता है, इससे बड़ा होता है इंडियम से। तो इनमें अगर बात करें तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा, गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा है। और गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आप हथेली में रखें तो वह क्या हो जाएगा, पानी के रूप में बनने लगेगा। निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनसे स्वतः ही किरणें निकलती रहती हैं, जिनका विघटन होता रहता है, यानी कि जिनसे अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कैल्शियम है क्या रेडियो एक्टिव तत्व, नहीं। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है, बिल्कुल सही आंसर है। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, नहीं। बेरिलियम रेडियो एक्टिव है, नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फ्रांसियम जो है इसकी एक विशेषता क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि यह रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इसकी स्पेशलिटी ये है कि यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अभी तक जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं वो सभी सॉलिड हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वह तत्व जो द्रव रेडियो एक्टिव है, तो लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि द्रवित अवस्था में मिलता है, और रेडियो एक्टिव भी है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, फ्रांसियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग कर हाइड्रोजनीकृत तेल को आप फैट कह सकते हैं, यानी कि बसा बनाया जाता है, या इसको आप डालडा कह सकते हैं, ठीक है, बनाया जाता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है। तो देखिए भाई क्या होता है इसमें, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए, तो आपके पास होते हैं वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, निकेल उत्प्रेरक का आप प्रयोग करते हैं, और वनस्पति घी यानी कि डालडा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाए उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन का हटना विहाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रेशन कहा जाता है। तो यह जो क्रिया है वह हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, जिसमें वनस्पति तेल वनस्पति घी में यानी कि डालडा में परिवर्तित किए जाते हैं, और इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के उच्च क्वथनांक का कारण है हायर बॉइलिंग पॉइंट। उच्च गलनांक का क्या कारण है, उच्च क्वथनांक का क्या कारण है, सॉरी, क्वथनांक क्या चीज होती है, क्वथन प्लस अंक, यानी कि जितने ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उसको क्वथनांक कहा जाता है। सर वो कंडीशन क्या है जब कोई भी चीज बॉयल होने लगती है, कब होगा, जब उस द्रव का एटमॉस्फियरिक प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। याद रखिए, किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है जिस कंडीशन पर, जिस टेम्परेचर पे, वहीं पे क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। क्या इसका उच्च परावैद्युतांक होता है इसका कारण क्वथनांक का ज़्यादा होना है, नहीं। यह सभी चीज़ों को घोल लेता है, इसकी विलेयता अच्छी है। तो याद रखो बच्चों, जिस भी द्रव का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ को घोलने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही अच्छी होगी, उसकी विलेयता उतनी ही अच्छी होगी।
क्या निम्न विघटन स्थिरांक होता है? क्या उसमें जो चीज़ घोली जाती है वह कम टूटती है? नहीं भाई। क्या इसकी हायर स्पेसिफिक हीट जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है, इस वजह से होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जैसे H2O लिखा हुआ है, ऐसे ही क्या होगा आपके पास दूसरा एक हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से होगा और इस तरीके से वह क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले ही एक वीक बॉन्डिंग है, लेकिन इससे क्या होता है कि अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है, यानी संगुणन हो जाता है। और जब अणु मजबूती से एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, संगुणन जब हो जाता है, तो उन्हें तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत थोड़े से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता हो जाती है, जिसके कारण जल का क्वथनांक उच्च हो जाता है। तो वो संगुणन के कारण हो जाता है और यह संगुणन जो है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में वह जो ग्लूकोज का एक बहुलक नहीं है। तो ग्लूकोज बेटा एक ऊर्जा का एक स्रोत है, हम लोग लेते हैं भोज्य पदार्थ में, लेकिन जब हम लोग थोड़ा अधिक खा लेते हैं तो वह जो है संचित हो जाता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित हो जाता है शरीर में। जैसे मान लीजिए आपने सुबह खाना खाया, लेकिन दोपहर में या शाम को आपको खाना नहीं मिला, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। जो ऊर्जा पहले से आपके शरीर में संचित है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित है, वही पुनः फिर से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देती है। दूसरा लिखा है सेलुलोज, यह भी बहुलक है आपके ग्लूकोज का। तीसरा है एमाइलोज, एमाइलोज एक पार्ट है स्टार्च का बच्चों, और स्टार्च भी पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है और यह एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो फॉर्म में पाया जाता है। तो यह भी एक रूप है, घुमा फिरा के पूछा है एमाइलोज। जी हाँ, एमाइलोज एक पार्ट है स्टार्च का और स्टार्च भी पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। कौन सा पॉलीमर नहीं है, इंसुलिन नहीं है। इसमें मेटल पाई जाती है जिंक, और जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोगों के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ग्लूकोज जो है वो पॉलीमर ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये चारों ही ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, लेकिन इंसुलिन इसका पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूने का पानी है, यानी कि लाइम वाटर किसे कहा जाता है, चूने का पानी। तो देखिए भाई, बिना बुझा चूना किसको कहते हैं, CaO को। इसके साथ जैसे ही आप जल मिलाएंगे तो यह खिल जाएगा और चूने के पानी में या बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाएगा। तो CaOH के ट्वाइस को चूने का पानी कहते हैं, क्योंकि चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO। जैसे ही जल मिलाते हैं तो CaOH के ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनाता है, CaOH का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एल्डिहाइड तथा कीटोन को विभेदित करने वाला रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, मैग्नीशियम और हैलाइड होता है। इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है, यह विभेदित नहीं कर पाता। कॉलन रिएजेंट जो है CrO3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यह भी दोनों को अभिकृत करता है। टॉलिन अपकर्मक की बात करें तो इसमें जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वह Ag2O के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो यह COOH में और 2Ag के फॉर्म में इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, और इसमें कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो टॉलिन अभिकर्मक से आप एल्डिहाइड और कीटोन को विभेदित कर सकते हैं, क्योंकि यह एल्डिहाइड द्वारा अपचेत होता है, कीटोन नहीं होते हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, बेंजीन के ऊपर COCl यानी कि बेंजोइल क्लोराइड आपको दे रखा है। इसका नाम क्या है, ZOYL बेंजोइल क्लोराइड।
से जैसे ही H2 करते हैं PD/BaSO4, इसको लिंड-लार कैटालिस्ट कहा जाता है, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो उन्होंने पूछा क्या बनता है। तो यह एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। इसमें क्या होता है, 2 H में से एक H HCl बना के यहाँ से हट जाता है और बेंजीन की रिंग के ऊपर COCl CHO में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वेंज़ेल्डिहाइड क्या प्राप्त होता है, वेंज़ेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि C6H5CHO आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। PD/BaSO4 को क्या कहते हैं, लिंड-लार कैटालिस्ट। इसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है COCl वाला आपका फंक्शनल ग्रुप। जब एल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, इन्होंने ये नहीं बताया पर्टिकुलर कौन सा है, तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस सोडियम। जैसे ही आप सोडियम के साथ अभिकृत कराएंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दीजिए क्योंकि मोनोवैलेंट होता है। 2R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA प्लस H2। याद रखिएगा हमेशा एल्कोहल से, एसिड से और वाटर से जैसे ही आप सोडियम को रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है, यह बात लिख लीजिए। क्योंकि एसिड के पास भी H होता है, एल्कोहल का भी H है और H2O में भी H है। इससे क्या होता है, जैसे ही आप सोडियम के साथ कराते हैं तो उसमें H2O बुलबुले के साथ निकलने लग जाती है। यहाँ यही पूछा था कि जब एल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करता है तो उत्पन्न गैस होती है। बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होती है, H2 गैस उत्पन्न होती है, एसिड से और जल से भी उत्पन्न होती है। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस धातु का बाइकार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसने पहले ही कह दिया कि बाइकार्बोनेट है, लेकिन है किसका तो पर्टिकुलर बताना है किसका है। इसके आगे जो मेटल लगी हुई है वह इसका धातु का प्रयोग करता है, यानी कि सोडियम का बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा। अगर आपसे पूछ ले वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, तब आप क्या लिखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। हिंदी में से क्या कहा जाता है, धावन सोडा। सोडा से, ठीक है, एक भाई एक और सुन लो, एक को कहा जाता है पर्ल एस यानी कि मोती की राख, ठीक है। तो K2CO3 इसको कहा जाता है पर्ल एस यानी कि मोती की राख। आपसे हड्डी की राख पूछे तो उस दिन पढ़ाया था Ca3PO4 का ट्वाइस। ये क्या है, बोन एस यानी कि हड्डी की राख। तो ये दोनों ऐसे याद कर लीजिए, ये दोनों सोडा याद कर लीजिए। चार फॉर्मूले वहाँ से याद करो, सीखो भाई। खट्टे दूध में, दूध जब खट्टा हो जाता है तो उनमें कौन सा एसिड बन जाता है, सभी जानते हैं। देखिए साइट्रिक एसिड कहाँ किस में मिलता है, खट्टी चीज़ों में मिलता है, नींबू आंवला वगैरह में। एसिटिक एसिड किस में मिलता है, क्या स्रोत है, सिरिका है, ठीक है। ग्लूकोलिक एसिड कब बनता है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज है उसका जो एसिड बनता है वो ग्लूकोलिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड है, दूध जब खट्टा हो जाता है तो इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमिनो अम्लों की इकाइयाँ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए भाई, अल्फा एमिनो एसिड्स का लिख दीजिए क्या, होल एन, क्या बना देंगी, प्रोटीन्स। इसका मतलब प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर हो गए, बहुलक हो गए। प्रोटीन्स बहुलक हैं किसके, एमिनो एसिड्स के। तो वो कह रहा है कि कितनी इकाइयाँ जब एमिनो एसिड्स की मिलती हैं तो तब कम से कम प्रोटीन का निर्माण होता है। तो बच्चे 20 यूनिट याद कर लो, क्या,
कम से कम अल्फा एमिनो एसिड्स की 20 यूनिट्स मिलती हैं जब प्रोटीन बनाती है। एक छोटा सा NH2 CH2 COOH, ये पहला आपका एमिनो एसिड है, ठीक है। NH2 CH2 COOH, क्या नाम पता चल रहा है? एमिनो और एसिड, एसिड और एमीन दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो क्या हो गया? एमिनो एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इथेनॉल का क्वथनांक है। तो इथेनॉल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ आंसर किस में दे रखे हैं? केल्विन में। तो क्या करोगे उसके लिए? 273 ऐड कर देंगे तो यही वैल्यू किस में आ जाएगी? केल्विन में। 8 और 3 11, 7 7 14 और 1 15, कितना नंबर आ गया बच्चों? 351। कहाँ है भाई? पहला ऑप्शन है, याद कर लो। डिग्री सेल्सियस में भी याद कर लो और केल्विन में भी याद कर लो। आप सब लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 या डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। इस तरीके से आप लिखकर इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में वह जैविक अणु, इसका मतलब बायोमॉलिक्यूल पूछा है। बायोमॉलिक्यूल्स उसमें क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी आ जाते हैं। को स्टाफ ऑफ लाइफ कहा जाता है। जरूरी कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्टाफ ऑफ लाइफ की संज्ञा दी जाती है। बोले किस मॉलिक्यूल को? तो इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, ये सभी क्या चीज़ हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन स्टाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स की संज्ञा जिसको दी गई है वह क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से 2 ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एल्केन्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा है C3H8। अब आपसे बोला जाए क्या ये एल्केन है? तो भाई देख लो, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी करो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, और 2 ज़्यादा कर दीजिए। क्लियर हो रही बात? कैसे लिखोगे? CnH2n + 2, n की जगह पे 3 रख दो। जैसे ही 3 रखो 3 दूना 6 + 2 = 8, यानी कि C3H8। तो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n + 2। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया। ये आपका एल्कीन हो गई, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी हो तो क्या हो जाएगी? एल्कीन। और ये क्या है आपका? एल्काइन, जो दोगुने से और 2 कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावयवियों CH3C से Cl2 लिखा हुआ है, देखिए कैसे बना सकते हैं बच्चों। CH3 सिंगल से C और H और 2 वैलेंसी के साथ Cl। अगला CH2Cl लिखा हुआ है, CH2 से Cl। अगला लिखा है CH2 फिर Cl। अब इसमें क्या है? 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन और 2 कार्बन। इसमें बच्चों पहले ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगे हैं, इसमें 2 अलग अलग कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हैं। तो क्लोरीन की क्या चेंज हो गई? क्या क्रियात्मक समूह चेंज हुआ? नहीं भाई, दोनों में क्लोरीन प्रेजेंट है। क्या श्रृंखला बदल गई? चेन 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ भी 2 कार्बन की है। स्थान बदल गया क्या? जी सर, क्लोरीन के पहले कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन थे, इसमें दोनों कार्बन है, इसका मतलब क्लोरीन के स्थान बदले हुए हैं। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिक में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या है। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्या है? नेफ्थलीन। 2 बेंजीन की रिंग जब ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज कर देते हैं तो उसको नेफ्थलीन कहा जाता है। सिग्मा और पाई आपको बताने हैं। भाई इसको क्या खोल के लिखा जा सकता है? कार्बन हाइड्रोजन कितने इसके अंदर प्रेजेंट है? डबल सिंगल डबल कर दीजिए। प्रत्येक कोने पर जहाँ पर वैलेंसी इस तरीके से 4 हो रही है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखना है, और जहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं वहाँ पर लिख देना है। यहाँ नहीं लिखा बीच में, क्यों नहीं लिखा? 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। गिन दीजिए भाई। 1, अच्छा कलर चेंज करते हैं, देखो भाई। 1 2 3 4 5 6 7
8। ये तो हो गए H के। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी आ गई? 19। तो इसमें किस किस में 19 दे रखा है? बाकी के 2 ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है। अब पाई का गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये लीजिए भाई, 5 पाई बॉन्ड और 19 सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से आपको क्या करना है? काउंट करना है। आपसे अगर पाई बंद ना पूछ के पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ देता है तो कब बनता है पाई? जब डबल बनता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपके पास 5 पाई हैं तो इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड इतने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। हमें उम्मीद है कि यह चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नियतांक कैपिटल R की इकाई है, लीटर एटीएम में पूछा है। गैस कांस्टेंट बच्चों, गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT, ये होते हैं। R पूछा है तो P इंटू V अपॉन N और T लिख दीजिए, इक्वल में R रह जाएगा। अब आ जाइए देखें किस किस में दिया है। तो ATM दे रखा है, इसका मतलब प्रेशर को ATM में लेना है, वॉल्यूम को लीटर में लेना है, N माने नंबर ऑफ मोल्स हैं और T माने क्या है? आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस में ले लो? केल्विन, K में लिखा हुआ है। कैपिटल R बराबर ले जाइए आप ऊपर, लीटर लिखा हुआ है, ATM लिखा हुआ है, उसके बाद आपका K ऊपर जाएगा, केल्विन हो गया, मोल हो गया, ठीक है। तो यह आपकी गैस कांस्टेंट की यूनिट बन गई क्या? लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। तो ये कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, केल्विन वाला। लीटर ATM प्रति केल्विन में इनवर्स है, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा? लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, प्रति नहीं लगा हुआ है। लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। pH की गणना आप किस सूत्र से कर सकते हैं? pH इक्वल टू होता है माइनस का लॉग बेस में 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे हो और pH पूछा हो तो 10 पे पावर माइनस का pH लिखा जाता है, जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो भाई चेक करते हैं, यहाँ पर pH इक्वल टू दिया है लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं दिया। pH इक्वल टू 1 अपॉन लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर यह आप अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, नीचे वाला भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही बातें सही हैं आपकी, जिससे आप pH की गणना कर सकते हैं। तो B और C दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एरोमेटिक यौगिक है, पूछा है एरोमेटिक यौगिक कैसे निकालते हैं? देखो भाई, एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक वर्ड बना है लैटिन भाषा के एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है विशेष प्रकार की गंध वाले यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें एक अलग ही प्रकार की गंध आती है, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक कहा जाता है। पहचान क्या है? अगर ये जलाए जाएं तो धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, यह पहचान हो गई। लेकिन यह तो प्रैक्टिकली हो गया, थ्योरेटिकल क्या है? एरोमेटिक यौगिक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं हकल्स रूल। हकल का नियम क्या कहता है? 4n प्लस 2 पाई। इस रूल को अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो करती है जिसमें n क्या आए, एक इंटीजर आए, एक पूर्णांक संख्या आए, अगर तो हकल के रूल को अगर फॉलो करेगी तो उसको हम मान लेंगे वो एरोमेटिक है। अब इसमें देखिए भाई, 4n प्लस 2 पाई में
कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 पाई हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4n + 2 इक्वल टू क्या हो गया 6, 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 4n, क्या आ जाएगा 1, एक पूर्णांक संख्या आ गई। इसका मतलब यह एरोमेटिक है। दूसरा चेक करते हैं एरोमेटिक है या नहीं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, केवल 2 और 2 4 रह गए, 4n + 2 पाई इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुई, 4n इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि 4n इक्वल टू 2 आया, n इक्वल टू 1/2, यानी एक इंटीजर नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे ही इसके साथ भी निकालेंगे तो 4n + 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस, अच्छा इसके भी माइनस लगा हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए 4 पाई हो गई। ये वाला डबल लगा हुआ है और जिस पे माइनस है इसका मतलब किसी से ले रखा है, तो वह 4 पाई हो गए। तो 4 माइनस 2 पहले जैसा बन गया 2, n इक्वल टू 1/2, और इसके पास भी 4 पाई है। तो ये तीनों ही एरोमेटिक नहीं है। अगर कोई सिंपल कंपाउंड देते हैं तो आप हाकल्स रूल से आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे बता सकते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की गंध हो और प्रयोगशाला में जलाए जाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हो, तो ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक कहा जाता है। क्लोरीन आदर्श गैस की तरह कार्य करेगी। ये गैस कैसी है, रियल गैस है। और कोई भी रियल गैस किस कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। LPHT, इसका मतलब लोअर प्रेशर हायर टेम्परेचर। प्रेशर बहुत आप क्या करेंगे, कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वह ना के बराबर जगह घेरने लगेगी और वह आइडियल की तरह कार्य करने लगेगी। तो यहाँ तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल डाटा क्या है, लेकिन जो चीज़ इन्होंने दे रखी है क्या होता है, हायर टेम्परेचर ढूंढेगा जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, आखिरी ऑप्शन है। और लोअर प्रेशर 10 atm, 0.5 atm, 10 atm और 0.5, यानी कि प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। कंडीशन हो गई रियल गैस को आइडियल की तरह बिहेव करने के लिए फेवरेबल। तो क्या हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, क्लोरीन गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑक्सीजन परमाणु पर संकरण है। ये जो ऑक्सीजन दे रखा है इसने क्या बॉन्ड बनाया है, इस तरीके से, यहाँ 1 2। अब देखिए भाई, अगर इस तरीके से इसको देखते हैं, इस ऑक्सीजन को, एक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर होगा, एक जगह बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 2 और 3, तो उसने ट्राइगोन शेप में यहाँ पर प्रेजेंट है। एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 1 2 3, तो 3 कक्षक किसमें है, sp2 में। याद रखेंगे अगर सिंगल बॉन्डेड होता, जैसे मान लीजिए किसी एल्कोहल में होता है इस तरीके से, 2 लॉन पेयर इसके साथ प्रेजेंट होते, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और एक 4 बनाया होता, तो ऐसा एल्कोहल का ऑक्सीजन sp3 और कार्बोनिल ग्रुप में 1 2 लॉन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, एक के साथ बॉन्ड बना के sp2 संकरण में ऑक्सीजन उपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वक्र या कर्व जो शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। नीचे 4 ग्राफ आपके सामने बना रखे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी, या इसी को आप A के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इसको A0 लिखा जाएगा, इसको आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, अपॉन में T लिखेंगे। आइए इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c से हम कंपेयर करा दें और बता देंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो आइए इस इक्वेशन को मैच करते हैं। x एक्सेस पे आपको क्या ले जाना है, x एक्सेस पे आपको रखना है t। चलिए पहले तो यहाँ पहुँचाते हैं, तो जैसे ही t को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा kt। y एक्सेस पे आपको a0 रखना है, यानी कि यह वाली चीज़ कहाँ ले जाएंगे आप, a0 इस तरफ, और उसके साथ
ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या रहेगा आपका, माइनस का ए नोट, इस तरीके से। तो यह आपका इंटरसेप्ट बन गया, यह आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके वाई एक्सिस पे हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लोप जो है, यानी कि अच्छा इस इक्वेशन को एक बार फिर से बच्चों रीअरेंज करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए के को यहाँ ले गए तो क्या बन गया, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। इसको इधर ले आए तो क्या बन गया, ए टी। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का के टी प्लस ए नॉट। अब कंपेयर कराइए, यह y हो गया आपका, यह m हो गई, यह आपकी x एक्सिस हो गई, यह आपका c हो गया। अब देखो बच्चों, सभी के अंदर y पे a t लिखा हुआ है, यानी कि यह कोई बदलाव नहीं है। अगला है c का मतलब है इंटरसेप्ट, कटान बिंदु, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब 0 से ग्राफ नहीं चलेगा। तो 0 से कौन चल रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और उसके बाद जो स्लोप लिखी हुई है वह माइनस के है, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप माइनस में, यानी कि घटता हुआ बनेगा। तो घटता हुआ किस में बनना है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की, और जो नीचे से यहाँ आ रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का k, m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, c। तो हमेशा याद रखेंगे जिस एक्सिस के बीच में बनना हो, लीनियर की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा देंगे, x एक्सिस और y एक्सिस पे देख लेंगे क्या वैल्यूज हैं। स्लोप आई है माइनस में, इसका मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ऑरिजिन पॉइंट से नहीं उठेगा, वो कहीं बीच से आ रहा होगा, क्योंकि c की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आ रही होगी। तो इस प्रकार का कभी कभी एक ग्राफ जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन अगर हमें याद है तो हम ग्राफ को ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, C7H6O2 प्लस O2 CO2 प्लस H2O में टूटता है, यानी कि यह एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के दहन पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कह रहे हैं कि इसकी संतुलित समीकरण बता दीजिए, यानी कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। तो क्या करते हैं, देखिए भाई 4 लिखी हुई हैं सामने, C और H बैलेंस करना है। पहले इस ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन की संख्या 7 है, 2 से गुणा है 14 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 14 से गुणा है, यानी कि कार्बन 14 हो गए। हाइड्रोजन पर आते हैं तो 6 दूने 12 होते हैं। इधर अगर बात करें तो जल में भी 6 से गुणा है, यानी कि 12 हाइड्रोजन हो गए। 15 दूने 30 और 4 34 हो गए। ऑक्सीजन आपके तो यहाँ चेक करिए, 14 दूनी 28 और 6 का गुणा 28 और 6 34, यानी कि पहले ही इक्वेशन कैसी हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। और बाकी में देखेंगे तो कार्बन 7 है, यहाँ कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 हुए और 7 दूने 14 यहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी इक्वेशन आप बैलेंस करके देख लेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो रही होगी। तो इन तीनों में ही बैलेंस नहीं हो रही है, किसी में हाइड्रोजन तो किसी में कार्बन की संख्या कम है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास KOH को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कास्टिक सोडा तो आप लगाएंगे NaOH, कास्टिक सोडा। और आपसे पूछा जाए कास्टिक पोटास तो क्या आंसर सही होगा बच्चों? KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 25 वाला तत्व है S ब्लॉक से, P ब्लॉक से, D ब्लॉक से या F ब्लॉक से है। तो आपको क्या करना है, 25 वाले तत्व को आपको देखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है आप कह देंगे उसी ब्लॉक से है। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 5 25। डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, हम बता देंगे यह डी ब्लॉक तत्व है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? डी ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में वह जो अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस बताना है। इनर्ट गैस नहीं है, कौन कौन सी इनर्ट गैस होते हैं बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और अभी खोजी गई ऑर्गेसोन 118 जिसका परमाणु क्रमांक। तो यह आपके सामने लिखी हुई है। हीलियम इनर्ट गैस है, जी हाँ। नियोन है, इनर्ट गैस है। रेनियम है, नहीं, ये आपका एलिमेंट है। और Rn है, यह बच्चों क्या है, RH नहीं है, Rn है, यानी कि रेडान की बात कर रहे हैं। तो यह भी आपकी इनर्ट गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेनियम जो है वह नहीं है आपका इनर्ट गैस, क्या है, एक मेटल है, बाकी के सभी क्या हैं, इनर्ट गैसेज हैं। तो इस प्रकार आप सभी लोगों की बच्चों यह 30 क्वेश्चन की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी लोग समय के साथ डेली 8 बजे आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो सभी लोग समय से उपस्थित हो जाया करिए और इसी तरीके से हम सफर एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और ढेर सारे नए लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।